नमस्कार साथियों। आज हम वेटनरी मेडिसिन के टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। वेटनरी मेडिसिन का आप अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। लेकिन इन सभी टॉपिक्स को विस्तार से पढ़ने के बजाय सारा सिलेबस कवर होने पे हमें ध्यान देना चाहिए। साथियों, इसके अलावा प्रत्येक बीमारी को अगर हम इंडिविजुअल पढ़ने लगे और डिटेल से अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत समय जाता है। लेकिन प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल होते हैं और साधारण होते हैं। ज्यादातर इन प्रश्नों के अंदर प्रत्येक बीमारी की मुख्य विशेषता, उसके कारक का नाम, उसका इलाज, उसके लक्षण, प्रमुख प्रमुख बातें याद करने की जरूरत है। उसी के आधार पर आप पूरा इसका अध्ययन करें। साथियों, इस टॉपिक के अंदर लगभग पूरा सिलेबस हम कवर करने की कोशिश कर लेंगे और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। इसी के साथ में हम टेस्ट सीरीज भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे जो कि अलग मॉडल पेपर पेपर के साथ में अलग वीडियो में आपको नजर आएंगे। साथियों, आपको लगातार अपडेट मिलती रहे इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, जिससे आपको लगातार अपडेट मिलती है। साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं हम मेडिसिन का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु जनित रोग। गलघोटू सबसे पहली बीमारी गलघोटू, उसका दूसरा नाम हम साधारण भाषा में शॉर्ट में बोलते हैं एचएस या हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। एक और इसका नाम होता है, उसे हम कहते हैं शिपिंग फीवर, क्योंकि बहुत बार जब इसे शिपिंग फीवर इसलिए कहता है, शिपिंग का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, और ट्रांसपोर्ट की वजह से ये रोग बहुत बार होता है, क्योंकि जब भेड़ों के अंदर ये या बकरियों के अंदर ये पाया गया है कि जब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है तो उनके एक ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस पैदा होता है और उसकी वजह से जो है गलघोटू रोग हो जाता है। इसका और अन्य नाम देखें तो पास्चुरोलासिस है, जो कि इसके कारक के आधार पर है। इसका कारक देखें तो उसका नाम है पास्चुरेला मल्टोसिडा, जो कि एक सामान्य कारक है। इसके अलावा एक और जो इसका कारक है वो पास्चुरेला हिमोरेजिकम है या पास्चुरेला हिमोरेजिक है। साथियों, पास्चुरेला हिमोरेजिक होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है और यह सामान्यतः जो पास्चुरेला हिमोरेजिक होता है वो विंटर के मौसम के अंदर आता है, जबकि पास्चुरेला मल्टोसिडा होता है वो ज्यादातर देखा है तो वो मानसून के पश्चात आता है। इसके लक्षण देखें तो इसमें तीव्र बुखार आना, कंठ या गले में सूजन आना, सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो लक्षण है वो कंठ और गले में सूजन आना है, और श्वसन में गुर गुर की आवाज आती है। साथियों, अगर इसके लक्षण आपको आसानी से समझ में आ गए हों, क्योंकि फील्ड में ये डिजीज बहुत अधिक देखने को मिलती है, वैक्सीनेशन के रूप में ही इसका इलाज मुख्यतः हम देखते हैं। तो वैक्सीनेशन के अंदर हम एलएम एचएस वैक्सीन हम लगाते हैं, सबका 5 ml लगाते हैं और मानसून से पहले मई और जून के अंदर लगाते हैं। इससे 6 माह तक रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। साथियों, बहुत बार आउटब्रेक फैलने के पश्चात भी ये वैक्सीन लगाई जाती है, क्योंकि ये मृत वैक्सीन होती है, मृत वायरस से बनी होती है, इसलिए आउटब्रेक फैलने के पश्चात भी इसको लगाया जा सकता है। जो लाइव वैक्सीन होती है उसको आउटब्रेक फेंकने के मतलब एक बार महामारी फैल जाए उसके पश्चात नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा बहुत मार्केट में भी इसकी वैक्सीन जो प्रिपेयर आती है, ट्रायोवैक बायोवैक के नाम से आती है, तो वो भी गलघोटू के केस में लगाई जा सकती है। अगला हम देखें ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर को हम दूसरा नाम है लंगड़ा बुखार, या इसे हम ब्लैक लेग यानी काला पैर या थापा सूजन, जो कि सामान्य भाषा के अंदर कहा जाता है। इसका कारक होता है क्लास्ट्रिडियम चोवियाई। और जो ये मुख्यतः जो ये देखा जाता है वो किस में देखा जाता है, जवान गायों के अंदर, अर्थात जो यंग कैटल होते हैं और जिनकी उम्र 6 माह से 24 माह की उम्र में होते हैं और बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं, मतलब जो बाड़े के अंदर सबसे अच्छा जो जानवर नजर आता है उसके अंदर ये सबसे अधिक बीमारी होती है, क्योंकि ये पुट्ठों की बीमारी है। तो जो जानवर सबसे अच्छा हष्ट पुष्ट है उसके अंदर पहले ही बीमारी होती है। इसका संक्रमण जो होता है मिट्टी में होता है, अर्थात जो क्लास्ट्रिडियम चोवियाई है वो मिट्टी के अंदर मुख्यतः मिलता है। लक्षण देखें तो क्या होता है, तो इसके पुट्ठों पर, तो इसके अंदर जानवर के अंदर लगड़ापन आ जाता है, बुखार आती है, लगड़ापन आ जाता है। अगर जानवर को हम देखें, अगर किसी जानवर को, तो उसके अंदर होता क्या है कि वो जानवर में एक तो लैमनेस आ जाती है और उसके जो ये पुट्ठों की स्थिति है, उसकी जो ये पुट्ठे हैं यहाँ पर हम देखते हैं अगर हाथ फेरा जाता है तो इसके अंदर चढ़ चढ़ की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर हवा भर गई हो। हाथ फेरे तो ऐसा लगता है चढ़ चढ़ की आवाज आ रही है, हवा भर गई है। धीरे धीरे ये पुट्ठे जो होते हैं वो खराब होते जाते हैं, लेग्स खराब हो जाते हैं, जानवर चल नहीं पाता है। और जो पीछे वाले पुट्ठे हैं उनके अंदर भी ये बीमारी हो जाती है, इसके अंदर से मवाद निकलना शुरू हो जाता है। साथियों, इस बीक्यू के अंदर भी बहुत बार जानवर की डेथ हो जाती है और ठीक नहीं होता।
टीकाकरण इसका प्रमुख उपाय है, तो इसके अंदर भी LMBQ वैक्सीन काम में ले आती है जो कि 5 ml है, और गलगोटू के साथ के अंदर ही इसी वैक्सीन को लगाया जाता है। वैक्सीन जो है हमने देखा है इस तरह की बोतलें, कांच की बोतलें, सरकारी बोतलें आती है जिसके अंदर वैक्सीन आती है, लगभग 300 ml के लगभग वैक्सीन होती है और 5 ml वैक्सीन लगाई जाती है। 60 डोज की वैक्सीन आती है, ये सरकारी वैक्सीन उपलब्ध रहती है। आगे हम देखें एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का दूसरा नाम हम देखते हैं वो है स्प्लेनिक फीवर। स्प्लेन मतलब तिल्ली। तिल्ली जो अंग होता है उसको हम स्प्लेन कहते हैं क्योंकि ये तिल्ली के अंदर जाके इफेक्ट करता है। इसके अलावा दूसरा नाम जो इसका वुल सॉर्टर डिजीज। वुल सॉर्टर, वुल का मतलब होता है ऊन, और ऊन को काटने वाले जो कार्मिक होते हैं, उनको काटने वाले जो रोग होते हैं, उनके अंदर ये वुल सॉर्टर डिजीज पाई जाती है जो कि एंथ्रेक्स है। ज्यादातर ये जो भेड़ होती है, भेड़ की ऊन जो एंथ्रेक्स से प्रभावित हो चुकी होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर जो बीमारी होती है जो ह्यूमन के अंदर, तो उसे हम वुल सॉर्टर डिजीज कहते हैं। ठीक है, यह सभी गर्म खून वाले जानवरों में मिलती है, अर्थात ये इंसानों में भी मिलती है। गर्म खून की बात करें तो ये जानवर जो है सभी गर्म खून वाले जानवर है। पक्षियों के अंदर ये नहीं मिलती क्योंकि वो गर्म खून नहीं होते। कारक देखें तो बैसिलस एंथ्रेसिस इसका कारक है। अचानक मृत्यु हो जाती है इसमें। शरीर के प्राकृतिक छिद्रों से भूरा गहरा खून बाहर निकलने लगता है। साथियों, इस बीमारी का सबसे प्रमुख जो लक्षण है कि जानवर के मुंह से, नाक से, उसके गुदाद्वार से हम देखते हैं कि गहरा भूरा, अर्थात जो क्लोटेड होता है, मतलब सामान्य ब्लड नहीं निकलता, उसका जो स्खंदन होने के पश्चात भूरा कलर का, कॉफी कलर का जो यूरिन जो है खून बाहर निकलने लग जाता है। इस जानवर का कभी पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए क्योंकि एंथ्रेक्स का अगर पोस्टमार्टम करेंगे और जानवर के अगर चीरा लगाएंगे तो बहुत सारे स्पोर्स या एंथ्रेक्स के जो जीवाणु है वो और अधिक मात्रा के अंदर फैलेंगे, इसलिए जानवर का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। जबकि जिस स्थान पर जानवर को मरा है उसे उसी स्थान पर गड्ढा खोद कर या उसे नजदीकी ऐसे स्थान पर जहाँ कोई आना जाना ना हो वहां गड्ढा खोद कर उसमें चूना डालकर जानवर को वहीं पे दफना देना चाहिए, अर्थात या फिर इसे जानवर को जला देना चाहिए। इसका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। कभी कभी पोस्टमार्टम जब किया जाता है तो उसके अंदर ये पाया गया है या कि उसमें प्लीहा में अतिवृद्धि हो जाती है, या तो पोस्टमार्टम में देखा गया है या सोनोग्राफी के दौरान ये पता चला है कि प्लीहा में अतिवृद्धि मिलती है। इसके अलावा जीभ, गला, सीना इत्यादि में सूजन होते हैं। जानवर के लक्षण बहुत कम नजर आते हैं और अचानक से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वैक्सीन एंथ्रेक्स की स्पोर वैक्सीन काम में लाती है क्योंकि एंथ्रेक्स के स्पोर जो होते हैं उसके द्वारा यह फैलाया जाता है। एंथ्रेक्स के स्पोर जो होते हैं वो बहुत ही हार्डी होते हैं। इस तरह से स्पोर्स पाए जाते हैं, बहुत ही हार्डी होते हैं। ऐसा माना गया है कि उम्र इनकी लगभग 5000 साल तक होती है, अर्थात जब से जैसे इंसान का या जन्म हुआ है या तब से पाया गया है उससे भी पुराने 5000 साल पुराने भी स्पोर्स एंथ्रेक्स के मिले हैं जो कि मिस्र की मम्मियों में भी मिले हैं। एंथ्रेक्स की इसलिए एंथ्रेक्स मरता नहीं है क्योंकि इसका स्पोर बहुत ही ज्यादा परिस्थितियों के अंदर भी जिंदा रहता है। इसके अंदर हम 1 ml वैक्सीन सबकट मानसून से पहले लगाई जाती है। राजस्थान के अंदर एंथ्रेक्स के केस देखने को कम मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की बॉर्डर्स पर सबसे ज्यादा एंथ्रेक्स के केस देखने को मिलते हैं। इसके लिए प्रमुख रूप से जो टेस्ट किए जाते हैं वो एंथ्रेक्स के वो फेमस हैं, एस्कोली टेस्ट और मैकफार्डियन रिएक्शन। साथियों, इनके आधार पर पता लगाया जाता है कि ये एंथ्रेक्स है। एस्कोली टेस्ट और मैकफार्डियन रिएक्शन के आधार पर पता लगाया जाता है। तो फेमस टेस्ट है मैकफार्डियन रिएक्शन और एस्कोली टेस्ट। ये एक टेस्ट ट्यूब टेस्ट है जबकि मैकफार्डियन रिएक्शन जो है एक स्लाइड के ऊपर की जाती है। आगे हम देखते हैं ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस बीमारी इसका दूसरा नाम है बैंक्स डिजीज। सबसे याद रखने की तरीका है, बैंक्स जो है एक वैज्ञानिक थे, बस ब याद रखे। बैंक्स वैज्ञानिक ने इस बीमारी को बोवाइंस में खोजा था, इसलिए उनके नाम पर इसे बैंक्स डिजीज कहा जाता है। अन्य नाम है इसका माल्टा फीवर। फिर एक और नाम हम देखते हैं अंडुलेंट फीवर और एक देखते हैं लाल बुखार। साथियों, फेमस इसके जो नाम है वो आप याद रखें, बैंक्स डिजीज और अंडुलेंट फीवर। माल्टा फीवर जो है ह्यूमन के अंदर जब ये बीमारी होती है तो इसे हम माल्टा फीवर कहते हैं, जो कि बेसिलस मेलिटेंसिस की वजह से, जो कि बकरियों का जो जिसके अंदर होता है, बकरियों के कारण जो है गोट्स के अंदर जिसके कारण जो ये रोग फैलता है तो उसके कारण जो है ह्यूमन में भी फैलता है बेसिलस मेलिटेंसिस।
इसके अलावा अंडुलेंट फीवर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर जो होता है शरीर के अंदर वो रहता है, लेकिन वो लगातार एक जैसा नहीं रहता, वो उतार चढ़ाव उसके अंदर रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, 48 घंटों के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए इसे हम अंडुलेंट फीवर कहते हैं। इसके कारक देखें तो ब्रुसेला अबोर्टस मुख्य रूप से कारक है। बोवाइन्स के अंदर अलग मिलता है, सुअर के अंदर अलग मिलता है, सभी के अंदर इसके अलग अलग प्रकार के कारक पाए जाते हैं। ब्रुसेला मेलिटेंसिस जो होता है वो गोट्स के अंदर मिलता है और यह सबसे ज्यादा ह्यूमन को इन्फेक्शन करता है। साथियों, सबसे ज्यादा जो बीमारी वेटनरियंस को परेशान करती है, जो जूनोटिक डिजीज है, वो है ब्रुसेलोसिस। इसके कारण बहुत सारे वेटनरी ऑफिसर और बहुत सारे जो एलएसए है या फोर्थ क्लास है वो प्रभावित होते हैं। इसका सबसे प्रमुख जो फैलने का जो तरीका है ह्यूमन के अंदर, वो कारण है कि इसके अंदर आंखों के द्वारा सब कंजक्टिवल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ब्रुसेला के केस के अंदर हम देखते हैं कि अंतिम 3 महीने के अंदर जो ज्ञापन गाय होती है उसके अंदर गर्भपात हो जाता है। तो ऐसे गर्भपात के केस के अंदर कभी भी जानवर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हमें निकालना भी पड़े तो हमसे से कम डबल स्लीव्स पहन के, आंखों में चश्मा लगा के और अच्छे से मुंह को पैक करके ही ऐसे जानवर को हाथ में लगाना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे जानवरों की अगर जड़ फंस जाती है, अर्थात जब हम कहते हैं कि उसके अंदर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस ऐसे जानवरों में बहुत ज्यादा मिलता है, या डिस्टोकिया का केस मिलता है, तो ऐसे जानवरों को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। आरओपी के केस के अंदर अन्य दवाएं जैसे यूट्राटोन या एरिगोट्रोमेट्रिन इत्यादि लगाकर उसके उसकी जड़ उसकी प्लेसेंटा को निकालने का काम करना चाहिए। साथियों, विशेष ध्यान रखें कि बकरियों में इस तरह के केस को या गायों में इस तरह के केस को कभी ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है और वेटनरियंस को सबसे ज्यादा नुकसान रहती है, उसे मानसिक भी पीड़ा रहती है और उसके शरीर में दर्द बना रहता है, उनके अंदर स्टेरिलिटी आ जाती है। तो इसलिए ब्रुसेलोसिस का एलएसए को और वेटनरी ऑफिसर को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अंतिम 3 महीने के ज्ञापन के अंदर गर्भपात होता है और आरो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के केस मिलते हैं। इसका निदान कैसे कर सकते हैं? तो मिल्क रिंग टेस्ट करते हैं, प्लेट एगुलेट्रेशन टेस्ट। मिल्क रिंग टेस्ट के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्क को लेकर अब आरटी रिएजेंट डाला जाता है। अगर एक गुलाबी कलर की रिंग बनती है तो ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह से प्लेट एगुलेट्रेशन टेस्ट के अंदर बहुत सारे टाइट्रेशन बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के टाइट्रेशन के आधार पर इस टेस्ट की प्रभाविकता को चेक किया जाता है। यह बीमारी पशुओं के अंदर नेचुरल सेक्स अर्थात प्राकृतिक सेक्स करने से यह बीमारी नहीं फैलती है। इसका प्रमुख कारण प्राकृतिक सेक्स करने से ये है, क्योंकि जब मान लीजिए जब गायों के अंदर ये सांड के द्वारा जब सेक्स किया जाता है या संभोग किया जाता है, तो उस वक्त वेजाइना के अंदर सीमन को छोड़ा जाता है और वेजाइना के अंदर विशेष प्रकार के जो लैक्टिक अम्ल होते हैं उनके कारण यह बीमारी नहीं फैलती। ज्यादातर ये बीमारी जो फैलती है वो एआई के कारण फैलती है और एआई के कारण भी तब फैलती है जब ये जो सीमन हो वो इन्फेक्टेड हो, वो ब्रुसेला से इन्फेक्टेड हो, तो यह बीमारी फैल सकती है, क्योंकि सीमन जो होता है वो सीधा मिड सर्विक्स के अंदर छोड़ा जाता है एआई के दौरान। साथियों, इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध है जिसे ब्रुसेला C19 वैक्सीन कहते हैं, कॉटन 19 वैक्सीन के रूप से आते हैं। ये लाइव वैक्सीन होती है, 4 से 6 माह की मादा के अंदर इसे लगाया जाता है और उम्र भर इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मिल जाती है।